हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 का कोऑर्डिनेशन पार्ट 2। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्केल ऑफ बिजनेस इज़ इंक्रीजिंग एज ए रिजल्ट एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड। जो बिज़नेस का स्केल है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है। एज ए रिज़ल्ट क्या हो रहा है कि उसमें काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी जो नंबरिंग है वो जो है इंक्रीज़ होती जा रही है। स्केल ऑफ बिजनेस इज़ इंक्रीजिंग। जो हमारे बिज़नेस का स्केल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन का जो स्केल है वो पहले जैसा नहीं रहा। पॉपुलेशन डे बाय डे एज इट इज़ बढ़ती जा रही है, तो क्या होगा, प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनका भी स्केल बहुत इंक्रीज़ होता जा रहा है। स्केल इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है, उसमें काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो संख्या है वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा राइज करती जा रही है। ईच पर्सन हैव डिफरेंट इंटरेस्ट। जितने भी एम्प्लॉयज़ उसमें काम करते हैं हर किसी का इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट है। इंटरेस्ट का मतलब किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी का कुछ अच्छा लगता है। कोई काम करना किसी को अच्छा लगता है तो दूसरे को घूमना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ईच पर्सन हैव डिफरेंट इंटरेस्ट। वे ऑफ वर्किंग, हर किसी के काम करने का ढंग अलग अलग है। कोई काम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस समझता है और कोई काम को बर्डन समझ के करता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि हर किसी की जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से आपस में हर किसी की किसी के साथ कुछ ना कुछ अनबन चलती रहती है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कम भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग, काम करने के ऑब्जेक्ट भी अलग अलग हो सकते हैं। ऑल दीज पीपल हैव टू वर्क एज ए ग्रुप। लेकिन जब ये सब लोग मिलकर एक बिजनेस एंटिटी में काम करते हैं तो सब मिलकर इकट्ठे कैसे काम करते हैं, एज ए वर्क एज ए ग्रुप। सारे मिलकर इस तरीके से काम करते हैं कि इसमें अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो क्या होगा, कंपनी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकती, अपने गोल को अचीव नहीं कर सकती। अगर एक एम्प्लॉय इधर जाएगा तो दूसरा एम्प्लॉय दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, उससे क्या होगा, टाइम की वेस्ट ज़्यादा होगी। प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में जो जाना है उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। उसकी जो क्वालिटी है वो स्टैंडर्डाइज ना हो के पहले से कुछ उसमें गिरावट आ जाएगी। तो उससे क्या होगा, मार्केट में गुडविल क्रिएट होने की बजाय जो कंपनी का ग्रोथ रेट है वो नीचे आ जाएगा। तो इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस क्या है कि हमारे बिज़नेस का जैसे जैसे स्केल बढ़ता जा रहा है उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज़ भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। वो एक जगह से बिलोंग ना होके हर का काम करने का ढंग अलग है, हर का इंटरेस्ट अलग है, हर का जो काम के बारे में सोच विचार है वो अलग है, हर का ऑब्जेक्टिव अलग है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि इन सब एक्टिविटीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करना, इन सब की एक्टिविटीज़ को बैलेंस करना ताकि बिज़नेस जो है वो सक्सेसफुल रन कर सके, मार्केट में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सके, उसका जो ग्रोथ परसेंटेज है वो इंक्रीज़ हो सके। ये सब किस कारण से पॉसिबल है, ओनली द कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, सारी बिज़नेस की एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, और सब जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन सब के बीच में भी कोऑर्डिनेशन इज़ द मस्ट। इट इज़ थ्रू कोऑर्डिनेशन ए प्रॉपर इन्वायरमेंट इज़ क्रिएट। अगर सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तभी ऐसा एनवायरनमेंट बने सकेगा कि कंपनी जो है अपनी ग्रोथ को, या जो भी उसने टारगेट अचीव किया है कि हमारी सेल्स इंक्रीज़ होनी चाहिए या प्रॉफिट इंक्रीज़ होना चाहिए या ग्रोथ होनी चाहिए या गुडविल क्रिएट होनी चाहिए, उस टारगेट को अचीव कर सकेगी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या करा हमने, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितना बड़ा साइज है ऑर्गेनाइजेशन का उतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है हमें, क्योंकि जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन सबकी सोच अलग है, उनकी सबकी एक्टिविटीज़ अलग है, काम करने का तरीका अलग है। तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन ही हमारे पास ऐसा है जो हर इन सब एक्टिविटीज़ को बैलेंस करता है, और क्या होता है, हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, प्रॉपर इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं,
जैसे क्या है, सबसे पहला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना मस्ट है, तभी आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ये आपको पिक्चर में क्लियर हो रहा है कि सारे एम्प्लॉयज़ अगर अपने अंदर अपने सब मिलकर अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर ऐसे बैलेंस बनाएंगे तभी वो अपने टारगेट को अचीव कर सकेंगे। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? देयर मे बी एन क्लैश ऑफ इंटरेस्ट एमंग द वेरियस डिपार्टमेंट। कोई भी अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ बहुत तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, और उसके बाद है वो मैन पावर डिपार्टमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो उसमें क्या होता है, इनके कभी कभी इंटरेस्ट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हर डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो क्या चाहता है कि कंपनी में मेरा नाम हो, मेरी प्रमोशन हो, मुझे ही ज़्यादा इंसेंटिव मिले। तो उनके इंटरेस्ट आपस में क्या करने लगते हैं, क्लैश करने लगते हैं। देयर मे बी एन क्लैश ऑफ इंटरेस्ट अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट। तो इस कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इन सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनाना। दैट इसीलिए इसकी इम्पॉर्टेंस है। कोऑर्डिनेशन की क्या इम्पॉर्टेंस है कि एक फैक्ट्री के अंदर जितने डिपार्टमेंट हैं उन सब के बीच में बैलेंस बनाना, ताकि वो समझे कि हम कंपटीटर आपस में ना होके हमने मार्केट में compete करना है, मार्केट में सर्वाइव करना है, मार्केट में अपनी गुडविल को क्रिएट करना है। और ये एनवायरनमेंट कौन क्रिएट करता है? सिर्फ कोऑर्डिनेशन के द्वारा ही क्रिएट हो सकता है। एम्प्लॉयज़ की जो एक्टिविटीज़ है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन बताया गया है। दूसरा क्या बताया गया है, डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन बताया गया है। इस पॉइंट में फंक्शनल, जहाँ से आप काम करते हैं उनके बीच में डिफ्रेंशिएशन पैदा होने लगता है कि हमारा डिपार्टमेंट ज़्यादा अच्छा है, इसने बहुत ज़्यादा अच्छे से टारगेट अचीव किया है, सिर्फ हम ही कंपनी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये सब कैसे हो सकता है? इन सब चीज़ों को, क्लैशेस को कौन दूर करता है? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। ओनली वन वे टू अवॉइड क्लैशेस बाय एस्टेब्लिशिंग प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। पहले पॉइंट में क्या बताया था, कोऑर्डिनेशन किसके बीच में होना चाहिए? एम्प्लॉयज़ के बीच में। इस पॉइंट में क्या बताया गया है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन किस में होना चाहिए? सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में। इस पिक में आप देख सकते हो कि कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। एक इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, डायरेक्शंस दे रहा है उसको, और उसके बाद गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा है, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सुजेशंस भी दे रहे हैं, और उसी के बेस पे जो है टॉप मैनेजमेंट या मैनेजर जो है सारे डिसीजंस लेती हैं। तीसरा क्या है, स्पेशलाइजेशन। एवरी पर्सन वांट टू डू हिज वर्क इन हिज ओन वे। अगर कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या चाहते हैं कि हमारा ही काम करने का ढंग सबसे अच्छा है, हम अपने काम करने के ढंग को चेंज नहीं करेंगे, मेथड को चेंज नहीं करेंगे। सभी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो खुद को एक्सपर्ट मानते हैं। तो मेन एक्टिविटी क्या होती है इसमें, स्पेशलाइजेशन में जो भी मेन एक्टिविटी है या काम है उसको क्या कर देते हैं, वेरियस सब एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर देते हैं। एंड ईच ऑफ दिस एक्टिविटीज़ आर अलॉटेड टू डिफरेंट पर्सनस हु आर एक्सपर्ट इन दियर सब एक्टिविटी। जो एक पर्सन है वही सारा काम नहीं कर सकता, पूरी इतनी बड़ी कंपनी की प्रोडक्शन को कंप्लीट नहीं कर सकता। तो मैनेजर क्या डिसीज़न लेता है कि सारी जो मेन एक्टिविटी है उसको डिवाइड कर देता है छोटी छोटी सब एक्टिविटीज़ में। जो मैनेजर है वो क्या करता है, सारी छोटी छोटी सब एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर देता है। इसी को हम डिवीज़न ऑफ वर्क भी कहते हैं। और हर एक्टिविटी का जो काम है वो किसको दिया जाता है, उस पर्सन को जो उस काम को करने में एक्सपर्ट है। मेन एक्टिविटी जो है उसको डिवाइड कर दिया जाता है सब एक्टिविटी में, और अलॉट किया जाता है डिफरेंट पर्सन को हु आर एक्सपर्ट इन देयर सब एक्टिविटी। एंड थर्ड पॉइंट, इन सच ए सिचुएशन इट इज़ वेरी नेसेसरी टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग देम। अब क्या है कि यहाँ भी स्पेशलाइजेशन, आपने डिवीज़न ऑफ वर्क कर दिया, सब लोगों को उनकी जिस जिस काम में एक्सपर्ट हैं वो काम आपने दे दिया, उसके बावजूद भी कोऑर्डिनेशन इज़ मस्ट। तभी वो काम बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो पाएगा, एकम्प्लिश हो जाएगा। इन सच ए सिचुएशन वेरी नेसेसरी टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग देम।
सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो मस्ट है। नेक्स्ट, इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, जितने भी डिपार्टमेंट है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं हर काम के लिए। इंटरडिपेंडेंस का मतलब है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस। अगर कोई भी काम करना है, अगर सेल करनी है किसी भी डिपार्टमेंट ने, तो वो किस पे डिपेंड है, परचेज डिपार्टमेंट पे। अगर परचेज ने कोई डिपार्टमेंट ने कुछ सामान खरीदना है तो वो किस पे डिपेंड है, फाइनेंस डिपार्टमेंट पे। अगर सेल ने सेल कर दी तो उसके बाद वो कहाँ जाएगा, उसमें क्या किया हमने, सबसे पहले क्या किया, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ये सारे डिपार्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट पे। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री है तो उसमें क्या होगा, 3 तरह की मैनेजमेंट है, 3 तरह के लोग मिलके काम को करेंगे। जो सबसे नीचे वाला डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सब लोग प्रोडक्शन के लिए उसके ऊपर डिपेंड होंगे। इंटरडिपेंडेंस का क्या मतलब है कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो ज़्यादा डिपार्टमेंट है, अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो कम डिपार्टमेंट है, और सारे डिपार्टमेंट अपने अपने काम के लिए दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। द हाइयर द इंटरडिपेंडेंस एमंग द ग्रेटर द नीड फॉर कोऑर्डिनेशन। जितनी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंसी है उतनी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन मस्ट है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या है कि कोई भी जो बिज़नेस एंटिटी है वो सक्सेसफुल रन नहीं कर सकती, मार्केट में सर्वाइव नहीं करेगी, उसकी ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगी, और ना ही वो क्या करेगी, अपने ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स या टारगेट को अचीव कर पाएगी।